वेलकम स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट ईयर एचडीपी एक्सटेंशन के अंदर अपने पढ़ रहे थे पशुधन प्रबंधन की विभिन्न पद्धतियां, चैप्टर नंबर 15। सामान्य अपने पशु प्रबंधन के बारे में बात की थी कल। आज जो अपना नेक्स्ट पॉइंट जहाँ पे ख़त्म किया था वहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। अपने कल 25-26 बातें पढ़ी थी मैनेजमेंट की। मैंने आपको ये बोला भी था कि आप इन बातों को, जो बच्चे घर पे रह रहे हैं, जिनके घर पे पशु रख रहे हैं, तो ये कुछ बातें अगर अपनाओगे तो इसका आपको डेफिनेटली लाभ मिलेगा। अब अपने नेक्स्ट बात करते हैं पशुओं में काम आने वाले सामान्य शब्द, कॉमन टर्म फॉर डिफरेंट एनिमल। अलग अलग एनिमल पशुओं के अंदर जो शब्दावली काम में ली जाती है वो ये जो चार्ट है, सारणी है, वो अति महत्वपूर्ण है, आपके बेसिक नॉलेज के लिए याद होनी चाहिए आपको। बात करते हैं विभिन्न पशुओं को उनके जीवन काल की विभिन्न अवस्थाओं। जीवन काल की विभिन्न अवस्थाओं का मतलब है बचपन में क्या कहते हैं, जब वो बड़ा होता है तो क्या कहते हैं, प्रसव करता है तो उसको क्या कहते हैं। जीवन की विभिन्न अवस्थाएं जैसे अपने होती है बाल्यावस्था, शेषावस्था, बाल्यावस्था, यौवनावस्था या किशोरावस्था, इस तरह से। उसी तरह से पशुओं में भी होती है, अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो कुछ विशेष शब्द कुछ विशेष पशुओं में काम आते हैं, यानी कि अलग अलग पशुओं में जो अलग अलग शब्दावली है वो अलग अलग एज पर सभी पशुओं की अलग अलग है। कुछ की समान है, कुछ की अलग अलग है, वो देखते हैं। सबसे पहले अपने बात करते हैं एनिमल, कैटल, गोवंश की बात कर रहे हैं। स्पीसीज, जाति बोवाइन। कौन सी जाति? बोवाइन। सबसे पहले बात करते हैं कैटल, गोवंश की। स्पीसीज बोवाइन। अडल्ट मेल, वयस्क मेल को क्या कहते हैं? बुल कहते हैं। अडल्ट मेल को क्या कहते हैं? बुल कहते हैं। और जो अडल्ट फीमेल है उसको काऊ कहते हैं। क्या कहते हैं? काऊ कहते हैं। और जो न्यू बोर्न है, नया बच्चा है जो भी जन्म, उसको काफ कहते हैं। क्या कहते हैं? काफ। और एक्ट ऑफ मैटिंग करवाते हैं अपने से, उसको अपने प्रजनन कर लो, मैटिंग कर लो, सहसर कर लो, समागम कर लो, उसे सर्विंग कहते हैं। और एक्ट ऑफ पार्टूरेशन का मतलब है प्रसव। जब वो प्रसव करते हैं उसको क्या कहते हैं? किस शब्द से जाना जाता है? काविंग। और ग्रुप, यानी कि ये जो कैटल का जो ग्रुप है उनको हर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्ड कहते हैं। तो ये बात आपको बिल्कुल A to Z याद होनी चाहिए। भी जो कैटल है उसकी स्पीसीज क्या है? बोवाइन। अडल्ट मेल बुल कहते हैं, अडल्ट फीमेल को काऊ कहते हैं। अब काऊ और जो बच्चे होते हैं उनको काफ कहते हैं, न्यू ब्रोन है जो। और जो एक्ट ऑफ मैटिंग है उसको सर्विंग कहते हैं। एक्ट ऑफ पार्टूरेशन यानी कि काविंग, प्रसव। जब वो कोई भी गाय अडल्ट ऑफ फीमेल है, काऊ है, तो वो पहला प्रसव करते हैं, तो प्रसव को क्या कहते हैं? काविंग। और ग्रुप, हर्ड। ग्रुप का मतलब है जब एक से ज़्यादा जो कैटल है उनके जो ग्रुप है, समूह को क्या कहते हैं? हर्ड कहते हैं। तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए कि इनकी स्पीसीज़ क्या है, अडल्ट मेल को क्या कहते हैं, अडल्ट फीमेल को क्या कहते हैं। जो नया जाती है उसको काफ में ये हो जाते हैं, चाहे वो बच्चा है चाहे वो बच्ची है, यानी कि नर है चाहे मादा है, छोटे बच्चे को काफ कहेंगे। एक्ट ऑफ मैटिंग, सर्विंग, एक्ट ऑफ पार्टूरेशन, काविंग, और ग्रुप को हर्ड कहते हैं। तो ये जो मैं 3-4-5 बार बता रहा हूँ, इसी तरह से आप इसको बोल के लिख के याद करना ताकि आपको ये बेसिक जानकारी हो जाए। बेसिक ये, बाकी ये नहीं है भी आपको ये रटना है, नहीं, बेसिक जानकारी आपके दिमाग में होनी चाहिए। नेक्स्ट अपने बात करते हैं बुफेलो, भैंसवंश की। भैंसवंश के अंदर क्या है? बोवाइन स्पीसीज सेम है। अडल्ट मेल को बुफेलो बुल कहेंगे, अडल्ट फीमेल को बुफेलो कहेंगे। अब देखो वहाँ पर तो क्या था? बुल और काऊ था, यहाँ पे बुफेलो बुल, और अगर फीमेल है उसको तो सीधी बुफेलो बोलेंगे। वही है, एक्ट ऑफ मैटिंग, सर्विंग, काविंग, हर्ड, ये आगे सेम है। तो गाय और वो जो भैंस बुफेलो है उनकी जो स्पीसीज सेम है। अडल्ट मेल को क्या कहते हैं? बुफेलो बुल, और फीमेल को सीधा बुफेलो, फीमेल को बुफेलो कहते हैं। और आगे सेम है, सर्विंग है, काविंग है, हर्ड है, ग्रुप को हर्ड कहते हैं। नेक्स्ट बात आती है अपने शिप की। किसकी? शिप भेड़ की।
स्पीसीज है ओवाइन, ओवाइन, ठीक है। अडल्ट मेल को रम, RAM, और अडल्ट फीमेल को न्यू ब्रोन को लैम्प कहते हैं। एक्ट ऑफ मैटिंग को टूपिंग कहते हैं, टपिंग। और एक्ट ऑफ पर्टूरेशन यानी कि जो काविंग है उसके जो दौरान जो प्रसव की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं, लंबिंग कहते हैं। और ग्रुप को क्या कहते हैं, फ्लोक कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लोक कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लोक। तो ये इनके जो स्पीसीज है, मेल को क्या कहते हैं, फीमेल को क्या कहते हैं, इनके ग्रुप को क्या कहते हैं, जो इनके मैटिंग की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं। सॉरी, अडल्ट फीमेल था EB। तो ये आपको सारे याद करने हैं, बेसिक आपको शब्दावली याद होनी चाहिए, टर्म है, शब्दावली है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं गोट को। गोट की जो स्पीसीज है कैप्रीन, अडल्ट मेल को बिल्ली, और अडल्ट फीमेल को गोट नैनी। न्यू ब्रोन किड, एक्ट ऑफ मैटिंग सर्विंग, एक्ट ऑफ पर्टूरेशन काइंडिंग, और ग्रुप को क्या कहते हैं, ट्रिप। तो ये सारी है, जैसे गोट की अलग है, शिप की अलग है, कैटल की अलग है, बुफेलो की अलग है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने हॉर्स की, इक्वाइन स्पीसीज, और एडल्ट मेल को स्टड, अडल्ट फीमेल मेल, न्यू ब्रोन फोल, एक्ट ऑफ मैटिंग कवरिंग, एक्ट ऑफ पर्टूरेशन फोलिंग, ग्रुप को हर्ड पैक, हर्ड या पैक कहते हैं, हर्ड भी कह सकते हैं, पैक भी कह सकते हैं। इसी तरह से डॉग की बात करते हैं, कैनाइन, अडल्ट मेल डॉग हो गया, अडल्ट फीमेल बीच, न्यू ब्रोन को पुप्पी, एक्ट ऑफ मैटिंग कोपुलेशन, और एक्ट ऑफ पर्टूरेशन वेल्पिंग, ग्रुप को क्या कहते हैं, किनेन। तो ये जैसे मान लीजिए गाय की अलग हो गई, गाय और भैंस की जो बफेलो है, कैटल और बफेलो उनकी सेम थी। शिप की अलग हो गई, हॉर्स की अलग हो गई, डॉग की अलग हो गई, इसी तरह से पिग की है और पोल्ट्री की है। तो ये आप सबसे पहले सीरियल नंबर लिखोगे, फिर एनिमल कौन सा है, फिर स्पीसीज कौन सी है, फिर अडल्ट मेल को क्या कहते हैं, अडल्ट फीमेल को क्या कहते हैं, फिर उनकी न्यू बोर्न क्या है, फिर एक्ट ऑफ मैटिंग, एक्ट ऑफ पर्टूरेशन और ग्रुप। ये सारे जो मेनली 6 या 8 है, ये आपको अलग अलग इनमें याद होने चाहिए। आदर्श डेयरी फार्म या प्रारूप और उसके निर्माण से संबंधित विभिन्न जानकारियाँ। अगर मान लो आपने डेयरी फार्म स्थापित करना है, आदर्श डेयरी का प्रारूप भी, प्रारूप कैसा होना चाहिए, कितने पशु होने चाहिए, क्या क्या उनके रख रखाव है, क्या क्या प्रबंधन है, ये सारी बातें इस पॉइंट के अंदर आएगी। आदर्श डेयरी फार्म का प्रारूप है, उसके निर्माण से संबंधित विभिन्न जानकारी। एक डेयरी फार्म का ऐसे नहीं कर सकते आप बगैर जानकारी के, बगैर नहीं। एक डेयरी फार्म का सकल रूप से संचालन और प्रबंधन महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, संचालन और मैनेजमेंट। इसके पूर्व एक डेयरी फार्म का आदर्श रूप से निर्माण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आदर्श डेयरी फार्म का निर्माण, आदर्श डेयरी फार्म निर्माण से तात्पर्य है कि डेयरी फार्म में सभी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध होगी। निर्माण का मतलब है कि जो ज़रूरतमंद आधारभूत सुविधाएं हैं सारी होनी जरूरी है उसके अंदर। वहाँ स्वस्थ दुग्ध उत्पादन की हर संभव कोशिश की जाती है, हर संभव कोशिश की जाती है किसकी, दुग्ध उत्पादन की, डेयरी फार्म में। और जो आधारभूत जरूरत आवश्यकता है वो सारी वहाँ पर निर्माण के अंदर आती है। इस प्रकार के डेयरी फार्म में सभी प्रकार के कक्ष, हाउसेज, गाय भैंसों का खान पान हो गया, फीडिंग व प्रबंधन, मैनेजमेंट की सभी अन्य महत्वपूर्ण सुविधाएं समुचित रूप से उपलब्ध कराई जाती है। डेयरी फार्म के अंदर ये सारी मैनेजमेंट की है, फीडिंग है, हाउसेज की सुविधाएं उपलब्ध होती है, जिससे गाय भैंस आरामदायक वातावरण में रहकर अधिक व अच्छी गुणवत्ता वाले दूध प्रदान करें। ये बात आपको पता है, कोई याद नहीं करनी भी, पर्टिकुलर याद करनी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आदर्श डेयरी फार्म के अंदर ये सब कुछ होना चाहिए। डेयरी फार्म निर्माण के उद्देश्य है,
ऑब्जेक्टिव्स यानी कि क्या उद्देश्य पहले डिसाइड होते हैं भी हमारे डेयरी फार्म करने का क्या उद्देश्य है। बगैर उद्देश्य के कोई काम नहीं हो सकता। तो देखते हैं क्या क्या उद्देश्य है। डेयरी फार्म निर्माण के निम्नलिखित उद्देश्य हो सकते हैं। पशुओं के अंदर गाय भैंसों की अच्छी देखभाल व प्रबंधन करना। सबसे पहला उद्देश्य है कि अच्छी तरह से मैनेजमेंट करेंगे, अच्छी तरह देखभाल करेंगे। स्वस्थ व अच्छी गुणवत्ता का दूध उत्पादन, एक तो क्वालिटी होगी और एक क्वांटिटी होगी। तो उससे अच्छी गुणवत्ता के उप उत्पाद, जैसे गाय भैंसों से दूध निकाल रहे हैं वो तो हो गया प्रोडक्ट उत्पाद, उनसे आगे कोई चीज़ बना रहे हैं वो हो गया उप उत्पाद। बाय प्रोडक्ट्स, क्या बोलते हैं उनको, बाय प्रोडक्ट्स। पशुओं को प्रतिकूल मौसम जैसे सर्दी गर्मी और बरसात से बचाना। पशुओं को स्वस्थ व आरामदायक आवास उपलब्ध कराना। पशुओं को जंगली परभक्षी जानवरों चोरी से बचाना। पशुओं के उचित व नियंत्रित खान पान की व्यवस्था करना। मजदूरों से प्रभावशाली व उचित तरीके से काम लेना। हर स्तर पर अच्छी व्यवस्था करते हुए आर्थिक लाभ कमाना। ये सारी बातें हैं। अब ये जो घर पे पशु रख रहे हैं, जिनको पशुओं के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो कोई ऐसे नहीं है अभी सभी लाइनें रटो याद करो, नहीं, बेसिक नॉलेज की बातें दिमाग में आ जाती है। अभी उनको सर्दी गर्मी से बचाना है, अच्छे रख रखाव करना है, अच्छी फीडिंग देनी है, और जो ये जानवर वगैरह उनसे बचाना है। एक अच्छी डेयरी फार्म का नक्शा बनाते हैं। निर्माण करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखते हैं। अब एक नक्शा तैयार करते हैं भी कितने जानवर रखने होते हैं, कितने दुधारू पशु है, उनके लिए क्या अलग से व्यवस्था है, सारी उसके प्रारूप के अंदर आ जाती है। पहला है पशु समूह में पशुओं की पाली जाने वाली अपेक्षित संख्या व दूध उत्पादन का स्तर। पहला पॉइंट ये है कि जो पशुओं की पाली जा सकने वाली नस्ल या उनके दूध उत्पादन का स्तर, भी कोई नस्ल अपने ले रहे हैं उस कितना दूध वो दे रही है, कौन सी नस्ल अपने को रखनी है। आर्थिक धन व संपत्ति की उपलब्धता, जमीन की स्थिति व संगठन, जमीन भी तो चाहिए डेयरी फार्म के लिए। पशुओं को रखे जाने की आवास व्यवस्था, प्रकार, घंटों, खान पान में काम में ली जाने वाली पद्धति, भी किस पद्धति से आप खान पान उनको दोगे, फीडिंग। मजदूरी पर अधिक लागत का खर्च बचाने वाली व्यवस्था, उपकरणों की खरीद, ऐसी व्यवस्था करना ताकि मजदूरों से कम काम हो और उपकरणों से काम हो ताकि क्या है, बचत हो उसके। तो चारे को उगाना, संग्रहित संरक्षित करने की व्यवस्था, ये बात बेसिक बातें, बिल्कुल कोई ऐसे नहीं है अभी इनको अलग से याद करना हो। डेयरी फार्म की मुख्य सड़क और बाजार से दूरी कम से कम होनी चाहिए, जिससे डेयरी फार्म के उत्पाद जल्दी से जल्दी बेचे जा सके, खराब न हो। यानी कि इस तरह से डेयरी फार्म करें, ये बात थोड़ी इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ महत्वपूर्ण है। अगर मान लो अपना जो बाज़ार से दूरी अगर ज़्यादा है तो उसमें क्या है, जो दूध पहुंचाना होता है, लाने जाने में थोड़ी दिक्कत कम आती, ज़्यादा आती है। अगर दूर हो, कम हो तो उसको ख़राब होने की भी संभावना रहती है। तो ये बात मानते हैं भी जो डेयरी फार्म है वो बाज़ार से ज़्यादा दूरी पर नहीं होना चाहिए। हवा के आवागमन, प्रकाश, पानी, परिवहन की समुचित अवस्था, सारी व्यवस्था होनी चाहिए, हवा की, पानी की, प्रकाश की। इस प्रकार स्पष्ट है कि डेयरी फार्म निर्माण में पहले बहुत सी बातों का ध्यान रखना होता है। ऐसे नहीं है अभी बगैर बातों ध्यान रखे हुए अपने डेयरी फार्म कर ले तो उसको क्या पता चलेगा, अभी नॉलेज नहीं होता है उसको भी कहाँ क्या करना है, क्या है सारा। ऐसे नहीं कर सकते। अपने 2-4 पशु रखते हैं वो बात अलग है, और एक पूरी डेयरी फार्म करनी होती है, उसके लिए समुचित व्यवस्था पहले से बनानी पड़ती है। डेयरी फार्म में रखे जाने वाले पशुओं के प्रकार व संख्या, टाइप एंड स्ट्रेंथ ऑफ एनिमल इन डेयरी फार्म, मॉडल डेयरी, कितने पशु, किस किस प्रकार के पशु रखने हैं। एक अच्छे डेयरी फार्म जिसमें 100 गायें संधारित करनी हो, 100 का टारगेट मान के चल रहा है, कम से कम जितनी मर्जी रख सकते हो, लेकिन जो ये बता रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा है, 100 को मान के चल रहा है। विभिन्न प्रकार के गौवंश को निम्न प्रकार विभक्त किया गया है। दुधारू गाय 75 संख्या मानिए इसमें, शुष्क व ज्ञाबीन गाय, ड्राई एंड प्रेग्नेंट काऊ 25, हीफर काव 1 साल से कम 30, ब्रीडिंग हीफर 1-2 साल तक के 25, यंग काव 40, प्रेग्नेंट हीफर जो जिनकी एज 2-3 साल तक 20, बुल 2, ब्लॉक्स 8। यानी इस तरह से इन्होंने एक ढांचा नक्शा बनाया है। भी इतनी गाय है वो तो दुधारू होगी, इतनी गाय रखनी है वो शुष्क या ज्ञाबीन। शुष्क का मतलब आपको पता है जब दूध देना बंद करता है, ड्राई पीरियड है वो। तो ये सारा इनका प्रारूप है। इस तरह से आप रखोगे। आप ये नहीं रख सकते भी ठीक है दूध वाली गाय रखोगे तो फिर आगे वो एक सर्कल कैसे बनेगा।
क्योंकि जब वो ड्राई डे में आएगी तो फिर आगे जो डेयरी फार्म है आपका वो कैसे चलेगा। तो ये सारा प्रावधान ध्यान में रखना होता है, क्योंकि उसमें जो शुष्क और गाभिन गायें हैं वो रख रहे हैं 25, ताकि जो अपने दुग्ध दे रही है गायें वो जब उस कंडीशन में पहुँचेगी तो उन वो जो बाद वाली जो 25-30 गाय रखी है वो ब्याह जाएगी या प्रसव हो जाएगा उनका, तो दुग्ध उत्पादन शुरू हो जाएगा, एक डेयरी फार्म में रूटीन बना रहेगा। तो इस तरह से ये जो बताया है तो ये थोड़ा सा आपने बेसिक नॉलेज समझना है। अभी वास्तव में अपने दिमाग में क्या होता है, अभी डेयरी फार्म करना ठीक है, कर ले, डेयरी फार्म कर लिया, बहुत लोग कर लेते हैं, उसमें उनको फिर वो मैनेजमेंट का पता नहीं होता, पशुओं को रखने का पता नहीं होता, भी कितने पशु रखने हैं, कौन कौन से प्रकार के रखने हैं, किस तरह से रखने हैं। तो अगर सही तरीके से और व्यवस्थित तरीके से अगर पशु रखे जाएंगे तो उस डेयरी फार्म में आर्थिक नुकसान या हानि नहीं होगी। गाय व भैंस के लिए आवश्यक जगह क्या बताइए, जगह बताइए, ये अपने करेंगे नेक्स्ट क्लास में।